राज्य सरकार द्वारा एक उप समिति का गठन किया गया और उस समिति ने बहुत अपनी बढ़िया संस्तुति कैबिनेट में रखी थी और कैबिनेट ने इस पे मुहर लगाने का काम किया। परंतु जो ये अभी अनुबंध आया है, सबसे पहली बात मैं कहूं आपको, इस अनुबंध में उन्होंने जो श्रेणियां खोली है, क्योंकि आपको पता है कि जो ये अर्ध कुशल, कुशल, उच्च कुशल की जो श्रेणियां थी वो उपनल की थी और इस संबंध में हमारी कल वार्ता हुई कि आपने तो श्रेणी तो वही रख दी जो उपनल की थी, तो इसमें हमारा क्या फायदा हुआ। दूसरा पॉइंट ये था कि समान काम समान वेतन, तो एक वर्ड इन्होंने मानदेय इसमें जोड़ दिया। हमने जब कहा कि समान काम समान वेतन आप जारी कर रहे हैं तो मानदेय कहां से आ गया, उस पर भी चर्चा हुई। तीसरा पॉइंट हमारा ये रहा कि हमने कहा भाई जो डीए का फ्रेम है, क्योंकि डीए जो है हर वर्ष बढ़ता रहता है और आपने उसको फ्रीज कर दिया एक ही बार, मतलब इस अनुबंध में जो दर्शाता है कि आप उसको एक बार एक मुश्त करके और उसको जो है शासन को भेज देंगे, नीचे हमारे साइन होंगे। तीसरा जो ज्वलंत मुद्दा था हमारा कि जो 11 माह का अनुबंध जो पहले उपनल के साथ विभाग करता था वही तो सेम कर दिया। तो उससे तो मैंने कहा साहब इससे तो बड़े हम उपनल में थे, कम से कम अपने हमारा कोई अहित होता था, हम उपनल के एमडी साहब को पास जाते थे तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। तो ये सारी चीजें वहां क्लियर हुई कि हमने कहा 11 महीने का कोई अनुबंध नहीं होगा। हाँ, हम अनुबंध आपने करना है कि वन टाइम आप ठीक है अनुबंध करिए आप विभाग के साथ, पर एक समय फर्स्ट जब हमारी ज्वाइनिंग होगी विभाग के अंदर आप उस समय एक अनुबंध करेंगे और ये ऐसा नहीं होगा कि हर 11 महीने में आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक शर्तें और खोल दी कि आप इस मतलब इससे आप ना नियमितीकरण का दावा कर सकते हैं और ना आप अपनी मांगों को किसी प्लेटफॉर्म पे उठा सकते हैं। क्यों, उसमें लिखा है स्पष्ट कि नहीं तो आप ना बात वो कर सकते हैं। भाई लोकतंत्र प्रक्रिया है, अपना हक के लिए जब कोर्ट की अगर नहीं मान रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो कहाँ जाएगा इंसान, रोड पे आना पड़ेगा। और जो हमने रोड की लड़ाई लड़ी 16 दिन की, उसमें एक जो हमारा संघर्ष था और जब हमारा ये कैबिनेट से पास हुआ तो हमने होली मनाई, दिवाली मनाई, भव्य और दिव्य स्वागत भी किया। और पता नहीं बीच में क्या अड़चने आई अनुबंध के नाम पे, अभी लोगों की 3-3 महीने से सैलरी नहीं आई। तो इस सारी चीजों पे मुद्दों पे वार्ता हुई और मुझे लगता है कि अगला जो हफ्ता है उसमें वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अच्छा सर, ये गंभीर प्रश्न ये भी है कि अब जो आगे है, किन आपने बताया कि जो है क्या आगे होने वाला। अब सवाल ये है कि 2018 की हम बात करते हैं, 2018 के बाद के जो कर्मचारी हैं वो अपने भविष्य को लेकर बड़े चिंतित हैं। अपना कर्मचारी, उनका कहना है कि भैया इस लड़ाई का जो है तमाम वे धरना प्रदर्शन में रहे, खुली छत के नीचे सोए, तमाम धरना प्रदर्शन किया, तमाम आंदोलन किए, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा। 2018 के बाद के जो अपना कर्मचारी है उनका भविष्य कैसे सिक्योर होगा? देखिए, जो 2018 के बाद के हमारे कर्मचारी हैं उनको मैंने पहले भी आपके माध्यम से बताया और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि उनके संबंध में भी निरंतर संगठन प्रयास कर रहा है। और इस संबंध में कल भी वार्ता हुई हमारी माननीय बगोली साहब के यहाँ और पूरी समिति के सामने, उसमें भी डिस्कशन हुआ कि साहब आपने ये तो दोहरा मापदंड अपना दिया कि भाई वो बेसिकली वो भी तो उपनल के कर्मचारी हैं, वो भी पूरा शासन विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ईमानदारी और निष्ठा के साथ दे रहे हैं। तो उसमें भी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा हम किसी को नहीं छोड़े। और पिछली बार जब हमारी जो उप समिति के सम्मानित अध्यक्ष हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी और सौरभ बहुगुणा जी को भी मैंने इस बात को प्रमुखता से रखा कि विसंगतता नहीं होनी चाहिए। उपनल पे जो आप वो करेंगे तो 2018 तक आपने ले लिया, ठीक है, उसके बाद के जो कर्मचारी हैं उनको भी चरणबद्ध तरीके से आप उसमें करेंगे। उनके द्वारा चूंकि सौरभ बहुगुणा जी और माननीय सुबोध उनियाल जी हमारा जो नियमितीकरण पॉलिसी जो बनाएंगे उस समिति में वो सभापति हमारे अध्यक्ष हैं, तो उनकी नॉलेज में मैंने ये बात डाली है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि पहले आप एक विभागीय स्तर पे जो कार्रवाई चल रही है इसमें आप आ जाइए, उसके बाद उनके लिए भी हम लड़ेंगे और उनका भी हम काम करेंगे। तो वो लोग निश्चिंत रहिए
हम संगठन कहीं नहीं जा रहा है। संगठन पूरा जब तक अपना पूरे कर्मचारियों को लाभान्वित नहीं पहुंचा देगा तब तक हम चाहे हमें रोड से लड़ना पड़े या कोर्ट से लड़ना पड़े, सबके लिए लड़ेंगे। अब सवाल ये भी तो, एक और नियमितीकरण की बात हो रही है, समान कार्य समान वेतन की बात हो रही है, और कहीं दूसरी ओर तमाम ऐसे विभाग हैं जहां से कर्मचारियों को जो हटाया जा रहा है बड़े बड़े वादों के बीच। ऐसे कर्मचारियों को क्या भविष्य होगा सर? देखिए, कल मेरे इस संबंध में भी डीपली बात हुई अनुबंध के सिलसिले में। मैंने कहा आपने इस अनुबंध में ऐसी शर्तें रख दी क्योंकि आपने पढ़ा होगा इस अनुबंध को, तो इसमें जो विभाग अध्यक्ष है उसको पावर दे दी कि आप अपने स्तर से जो है अनुबंध बढ़ा या घटा सकते हैं। उसका मैंने कहा ताजा उदाहरण है कि भैया आपने हमारे उद्योग विभाग में जो हमारे 17-18 कर्मचारी हैं उनको आपने एकदम से हटा दिया, रिन्यूएबल ना होने के कारण हटा दिया। बोला मैंने कहा ताजा एग्जांपल है ये उद्योग का। आप कह रहे हैं कि नहीं कोई नहीं हटाएगा, क्यों? 11 महीने का जो अनुबंध के संबंध में जो वार्ता हुई उसी संबंध में मैंने कहा साहब ये तो रुझान आने शुरू हो गए कि अभी तो अनुबंध हुआ भी नहीं हमारा, अभी तो साइन किए नहीं, उससे पहले आपने उद्योग से हमारे 18 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। दूसरी बात, उनके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, उनके जो गहरवार साहब हैं, उनसे भी मेरी वार्ता हुई। पिछली बार जब वो कर्मचारी मेरे पास आ रखे थे तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि 25 अप्रैल 2025 का जो माननीय हमारे चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया है उसका हवाला उसमें एमडी साहब द्वारा दिया जा रहा है कि उसमें हमें जो है आदेश, मैंने कहाँ लिखा उसमें कि उसमें ये लिखा है कि भविष्य में कोई भर्तियां ना हो। आपने तो पुराने वालों वर्षों से 10-15 साल से लगे हैं, उनको एक झटके में आपने वापस कर दिया। दूसरी बात, मैंने कहा आपने उपनल की गाइडलाइन पढ़ी? क्या लिखा उसमें? उसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि आपको अगर किसी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करनी है तो आपको 1 महीने पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा उस कर्मचारी के लिए। क्या मैंने आपने किया फ्रेमिंग? मतलब जब मर्जी उठाओ तब मर्जी बाहर कर दो। कल मेरी ये पूरी समिति के सामने ये मैंने प्रमुखता से मुद्दा रखा, और हमारे उद्योग में नहीं, हमारे खादी में भी रिन्यूएबल नहीं हो पा रहा है। अब एक बात और कहूं आपको, मैंने कहा साहब अभी तो रुझान आने शुरू हुए हैं, अभी तो अनुबंध भी नहीं हुआ हमारा, और विभागों ने अपनी मनमर्जी शुरू कर दी। कल की डेट में अगर हम उसको हाथ काट कर दे देंगे, साइन कर देंगे, अधिकारी को बोले भाई तुमने अपने टर्म्स कंडीशन में साइन कर देंगे, उसमें हमारा क्या मतलब है? तुमने लिख के दे रखा कि आप कर सकते हैं, आप मेरा चाहो तो रिन्यूअल करो, चाहे तो नहीं करो। ये तो यही कह रहा है अनुबंध। मैंने कहा साहब ऐसे नहीं होगा। एक तरफ तुम अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर रहे हो, देखो अधिकारियों का कितना बड़ा झोल है। ESI डिस्पेंसरी में हमारे कर्मचारी हैं, बिल्कुल 400-500 कर्मचारी हमारे हैं। उनको क्या डराया जा रहा है सीएमओ द्वारा, डायरेक्टर द्वारा कि आप तो तत्काल देहरादून आइए, आपको अनुबंध करना है, ये वाला अनुबंध, इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, ये अनुबंध आपको साइन करना है और वो भी 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में लिख के देना है आपने इस अनुबंध के साथ स्वीकृति कि हमें स्वीकृति, हमें ये स्वीकार है, मंजूर है। मैं सीएमओ साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा साहब मतलब आप शासन से ऊपर हो गए क्या? भाई हमने इस अनुबंध का विरोध किया है, इसमें संशोधन होगा, आप बेफजूल हमारे कर्मचारी को बुला रहे हैं, ऑर्डर के द्वारा आदेश निकाल करके बुला रहे हैं कि आप आइए अनुबंध साइन करिए, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर साइन करिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये बर्दाश्त होगा। ऐसी तरह की अगर कोई घटनाएं मैंने कहा आप भविष्य में किसी कर्मचारी के साथ होगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो कल मैंने ये बात भी प्रमुखता से उठाई। मैंने कहा उनका जो 11 महीने वाला पुराना वाला अनुबंध था उपनल के साथ वाला, वो पेंडिंग है अभी, और आप नए अनुबंध में साइन करा रहा हूं। मतलब दोहरी चाल आप देखो ना, एक तो आप समझे मेरी बात नहीं समझे। ये जो हमारा उपनल का 11 महीने का जो विभाग और उपनल के बीच वो होता था, अनुबंध होता था, अभी वो अनुबंध पेंडिंग में है। और दूसरी तरफ आपने एक जो ये परसों वाला 2 अप्रैल वाला अनुबंध आया, इसमें आप प्रेशर बना रहे हैं कि इसमें साइन कीजिए। तो मैंने कहा ये दोहरी चाल विभागों की है। तो उन्होंने सीरियस उस बात को लिया और उसमें जल्दी उन्होंने कहा कि हम इन सारे मुद्दों को लेकर के, अब भ्रांतियां क्या हैं, कुछ हमारे ऐसे कर्मचारी हैं कि जो हो तो उनको 15 साल हो गए डिपार्टमेंट में, पर उस जो उनका सेवा स्रोत है वो भिन्न भिन्न है। मतलब पहले
अब कुछ विभागों ने तो ऐसे भी अपने हट धर्मता दिखाई ना। कुछ कर्मचारी हमारे 2016 में है, वो उपनल से आए। आपको पता है कि 2006 से संविदा बंद है। उपनल से आए तो इन्होंने अपनी मर्जी से डाइवर्ट कर दिया 2021 में उसको जो है उपनल से हटा करके संविदा में ले आए, विभागीय संविदा में, बिल्कुल बिल्कुल बगैर उसके पॉलिसी के। भाई अगर उसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आपको संविदा में अगर नीड है विभाग के अपन लेना है तो या तो विचलन के माध्यम से लेंगे या आप जो है विभागीय संस्तुति के माध्यम से लेंगे। तो वो दोनों चीजें फॉलो नहीं हुई। आपने उस कर्मचारी को कुछ 5-6 साल बाद आप संविदा में ले आए और संविदा से फिर हटा करके आप उठा ले आए। तो अब आप कह रहे हैं कि इसको तो 2 ही साल हुए अभी, काउंटिंग नहीं हो रही है, वो काउंटिंग नहीं हो रही। सेवा सत्ता। भाई उसने तो अपनी सेवा सत्ता 10 साल ऊपर हो गए ना। अब आप कह रहे हैं नहीं नहीं आप तो उपनल में जो है 24 में आए। अभी पहले उपनल में 16 से आया। क्या लिखा है उसमें? मैंने कहा जियो में क्या लिखा है? फर्स्ट नियुक्ति, प्रथम नियुक्ति आपकी किस पोस्ट पे थी, किस पद पे थी, वही तो मान्य होगा। मैंने उनके अधिकारी से ये बात समझाई। मैंने कहा पहले तो आपने ये बताइए आपने किस सेवा शर्तों से इनको संविदा पे लिया जी, और किस सेवा शर्तों से इनको हटाया। आप इनकी पूरी सेवाएं काउंट करेंगे। ये कल वार्ता हमारी हुई वहाँ सेक्रेटरी साहब के वहाँ, तो उन्होंने इन सारे टेक्निकल पॉइंटों के लिए कुछ ऐसे है हमारे डिपार्टमेंट कि सेवा शुरुआत कहीं दूसरे एजेंसी से थे। भाई उसने नौकरी तो वही की है ना, 10 साल 15 साल उसने उसी डिपार्टमेंट में दिया। सेवा शर्तें अलग हो सकती है, सेवा स्रोत अलग हो सकते हैं, पर डिपार्टमेंट तो वही है ना। तो सचिव महोदय द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और जल्द ही इस पे एक हाई पावर कमेटी का गठन करने जा रहे हैं जो इन जैसे मुद्दों को सुलझाएंगे। मैंने कहा साहब आप कमेटी खेलेंगे तो ये तो लंबा मामला घिस जाएगा कि फिर कमेटी अपनी सोचते देगी, फिर वो सीएम साहब के अनुमोदन के लिए जाएगी, फिर वो लटकेगा। तो मैंने कहा इसमें तो टाइम लग जाएगा। बोला नहीं इसमें टाइम नहीं, उस दिन उसमें टाइम बाउंड आप खोलिए भाई, 1 हफ्ते में वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे या 5 दिन में दे और उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर अनेक ऐसे कर्मचारी जैसे आपने बताया कि पहले वे उपनल से 10 या 12 साल की सेवाएं पूर्ण कर चुके हैं, उसके बाद उन्हें अन्य जो एजेंसीज के माध्यम से जो है रखा जा रहा है और जिन्हें 2 या 3 साल हुए। अब आपने बताया कि उनकी सेवा शर्तों को लेकर बातचीत हुई। ऐसे कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक, और यदि इस मामले पर जो है कोई संशोधन नहीं निकलता तो ऐसे कर्मचारियों का भविष्य जो है संकट में, क्योंकि वो पैरामीटर्स फ्रेमिंग में भी आ रहे हैं परंतु एक गलती के कारण जो उन्होंने नहीं किया है उसका भुगतान उन्हें करना पड़ रहा है। वही मेरी बात हुई। मैंने कहा भैया गलती उस कर्मचारी की नहीं थी। भाई कर्मचारी खुद तो गया नहीं होगा संविदा में, बिल्कुल, या फिर खुद उपनल में गया नहीं होगा। भाई उसके ऊपर भी किसी अधिकारी ने साइन किए होंगे, अप्रूवल दी होगी, तब जाके वो कन्वर्ट हुआ। अब आपने उसका भविष्य खराब कर दिया, नहीं कर दिया। आज तो 10 साल में कहीं काउंट नहीं कर रहा आप उसको। तो ये सारी चीजें मुद्दों पर वार्ता हुई है। कुछ हमारे टेक्निकल पॉइंट ये भी थे कि भाई जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट में है, हमारे कर्मचारी बरसों से काम कर रहे हैं, कोई अशासकीय उसमें है, विद्यालयों में है, कोई सेल्फ हेल्प में है। तो मैंने कहा उन्होंने भी अपना पूरा 10-15 साल वहां दे दे, उस संस्थान को दे दे, तो उनके लिए आपकी क्या पॉलिसी बनेगी, क्या फ्रेमिंग होगी। तो ये सारे मुद्दे जो हमारे टिपिकल जो मुद्दे हैं, इन सबको इकट्ठित करके जो हाई पावर कमेटी बनेगी उसमें इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें जो हमारी डिमांड है भी, जो हमारी मांग है, जो हमारा कि ये एक तो अनुमान निरस्त हो जाए, जो ये काले कानून इसमें लगे हैं वो निरस्तीकरण वो उसका, और एक जो हमने फ्रेमिंग करके दी है शासन को, हमने इसका फ्रेमिंग निचोड़ भी दिया है शासन को कि साहब ऐसा नहीं, हम ऐसा चाह रहे हैं। तो सचिव साहब महोदय ने पूरा सीरियसली उसको आंकलन किया और बोला हाँ वाकई में ये तो गलत बना है। तो मैंने कहा बनाने वाले भी तो आप ही हैं सर, ये गलत। जब आपने कैबिनेट ने जो संस्तुति दी है, कहीं लिखा है कैबिनेट ने कि इसमें कुशल की श्रेणी खोली है? लिखा है कैबिनेट में? बता दो आपको, कैबिनेट की मेरे पास वो है, ये कैबिनेट की रिपोर्ट है। कैबिनेट ने कहीं नहीं लिखा है कि इनको वो करो। कैबिनेट ने कहीं संस्तुति नहीं दी है कि इनको श्रेणी में विभाजित करो। भाई जो जिस विभाग का होगा उसी विभाग की श्रेणी में तो काउंट होगा।
अब आपने उसको अर्धकुशल जो उपनल की गाइडलाइन है, उपनल के लिए जो मानक बनाए गए हैं, उपनल के जो गाइडलाइन मानक हैं, उसको आपने यहाँ इसमें अनुबंध में डाल दिया। तो ये सारी चीजें पे डिस्कशन हुआ और मेरे को लगता है कि हम परसों अपने सुबोध उनियाल जी हमारे सम्मानित मंत्री जी हैं, उनको भी हमने ये बात रखी और निश्चित तौर पे जल्द ही इस पे जो माननीय मंत्री जी द्वारा भी आश्वस्त किया गया और कल जो हमारी बैठक हुई उसमें भी पूरा आश्वासन हमें मिला है और जल्द ही इस सारे प्रकरण पे एक ठोस कार्रवाई शासन स्तर से होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, अब सवाल ये भी तो है कि एक लंबी लड़ाई जो है आप लड़ चुके हैं, लंबा समय भी हो चुका है, लगभग जो है 2 या 3 महीने का जियो जारी हुए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है और 2 महीने का होमवर्क करने के लिए इस डिजिटल युग में 2 महीना किसी भी प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए एक फ्रेमिंग सेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं। क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर 2027 में चुनाव आने वाले हैं या हो सकता है कि चुनाव से पहले सब कुछ करके जो है इसका जो है फायदा लिया जाए या फिर जानबूझ के इसको अटकाया जा रहा है? देखिए, ये तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जानबूझ के इसको लटकाया जा रहा है, फिर कुछ हट धर्मिता जो हमारे आला अधिकारी हैं उनके द्वारा इसको, जब मैंने बात कही कल, मैंने कहा साहब आप कमेटी खेलेंगे तो मुझे लगता है कि 2 महीने तो आपने वो ले लिया जो अनुबंध की प्रक्रिया में ले ली, इस डिजिटल युग में 2 महीने तो वहां लैप्स हो गए। अब जो ये हाई पावर कमेटी बनेगी इसमें 2 महीने आप और ले लेंगे, तो हम तो लटक गए ना उपनल के ना विभाग के। नहीं, तो मैंने कहा आप इसमें टाइम बाउंड आप रखिए, आप 1 हफ्ता रखिए, 5 दिन रखिए, 7 दिन रखिए और इस सारे मैटर को सॉर्ट आउट करके इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटाने का काम करेंगे, ताकि हम पूरे मनोबल के साथ, पूरा जोश के साथ राज्य सरकार का और अपने विभागों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ देंगे, जैसे हम पूर्व करते आ रहे हैं उससे डबल एनर्जी के साथ जो है हमारे कर्मचारी काम करेगा। अच्छा सर, अब ये सवाल भी उठता है कि जो 22,000 उपनल कर्मचारी हैं, सरकार का एक प्रेम पत्र आता है और प्रेम पत्र से कहीं ना कहीं जो है दुविधा मन में आ जाती है कि भैया ये कैसा प्रेम पत्र है, जो प्रेम की परिभाषा आपने कही थी वो इस लेटर में नहीं है। 22,000 उपनल कर्मचारी आपको जरूर कॉल कर रहे होंगे और जरूर पूछ रहे होंगे कि अध्यक्ष जी आज क्या बात हुई, अध्यक्ष जी आज क्या वार्तालाप हुआ और अध्यक्ष जी आज क्या वार्तालाप हुआ। एक दुविधा में वो हैं। मैं जानना चाहूंगा कि फ्रेमिंग को लेकर जो बात कही जा रही थी, जब ये प्रेम पत्र आता है, उस प्रेम पत्र के आने के बाद से किस किस दिशा में कौन कौन से प्रयास किए गए स्टेप वाइज जो कर्मचारी आपको दिख रहे हैं? देखिए, फर्स्ट तो मैंने आपको बताया दिया कि फर्स्ट तो हमारी जो ये इसमें टारगेट था हमारा कि आप जो है श्रेणी वाइज होंगे, कैटेगरीज, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल अधिकारी, ये मैंने स्पष्ट रूप से कल कमेटी को बताया और मैं ये धमकी भी दे के आया कि अगर भाई देखो हमने बरसों संघर्ष किया है और रोड से लेकर कोर्ट तक माननीय कोर्ट ने भी हमारा पक्ष में आदेश किया है और रोड से भी आपको पता ही, आप लगातार कवरेज कर रहे थे उन 16 दिन को, उन सर्द रातों में उन हमारी जो माँ बहनें थी वहां संघर्ष कर रहे थे। मैंने कहा उसका कहीं ये नतीजा ये ना हो, अगर ये सारी चीजें न होंगी कहीं फिर आप ये मजबूर ना कर दें कि हम फिर पूर्व रोड पे आए और दुगनी एनर्जी के साथ, जो एनर्जी बोलेंगे, जब रोड पे आएंगे तो एनर्जी लगाएंगे, हम पुरजोर विरोध करेंगे और जिसका खामियाजा, जिसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ये मैं कल स्पष्ट रूप से कह के आ चुका हूँ। मैंने कहा एक तो ये अर्धकुशल की श्रेणी हटाएंगे आप, दूसरा आप ये अनुबंध जो 11 महीने का आपने टारगेट किया है, 1 टाइम आप अनुबंध कीजिए, कोई बात नहीं, जैसे सरकारी भाषा में प्रोविजन पीरियड बोलते हैं उस पीरियड में रख लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप 1 टाइम कर लीजिए। आपने तो हर महीने 11 महीने का अनुबंध, मतलब ये तो सीधा साधा उदाहरण है कि नियमितीकरण नहीं करेंगे आप लोग। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये तो घुमा दिया ना इसमें कि 11 महीने, मतलब एक तरफ तुम कह रहे हो भाई कि हमने नियमितीकरण के लिए कमेटी गठित कर रखी है, अब दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि 11 महीने के आप कर्मचारी हैं। अगर विभागाध्यक्ष ने अगर अनुबंध रिन्यूअल नहीं किया तो आदमी बाहर हो जाएगा। तो जावलकर साहब से ये डिस्कशन हुआ तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, ओम प्रकाश जी ने जो चीफ सेक्रेटरी थे हमारे तत्कालीन,